So hello everyone, welcome to class number 29 of the course Getting Started with Python and आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है while loop statement. So what is while loop statement and what is the syntax of while loop statement and how can we use while loop statement in our Python program और वेरियस काइंड ऑफ पाइथन प्रोग्राम्स का एग्जांपल भी हम आज के क्लास में कंसीडर करेंगे while loop statement के यूज को समझने के लिए। तो शुरू करते हैं डिस्कशन और समझते हैं सबसे पहले कि ये व्हाइल लूप स्टेटमेंट है क्या। जैसे कि लास्ट कुछ क्लासेस से हम डिस्कशन शुरू करके ऑलरेडी कंटिन्यू कर रहे हैं उसको, जिसमें एक रिपीटिशन स्टेटमेंट या फिर लूपिंग कंस्ट्रक्ट के बारे में हमने डिस्कशन शुरू किया था। सो रिपीटेशन स्टेटमेंट्स हम उसी तरह के स्टेटमेंट्स को बोलते हैं जिस तरह के स्टेटमेंट्स को यूज करके हम ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को, मतलब एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को बाय राइटिंग इट ओनली वंस हम उसको मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो व्हाइल लूप स्टेटमेंट भी एक तरह का रिपीटेशन स्टेटमेंट है जिसको हम यूज करते हैं एक स्टेटमेंट या फिर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एक बार लिख के मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट करने के लिए। ओके, बट व्हाइल लूप स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, अनलाइक फॉर लूप स्टेटमेंट में हम कोई कंडीशन नहीं यूज करते थे, बट व्हाइल लूप स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, एक कंडीशन यूज करते हैं। जब तक वो कंडीशन सही होता रहेगा तब तक व्हाइल लूप स्टेटमेंट के अंदर जो भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स बिलोंग करते हैं वो रिपीटेडली एग्जीक्यूट होते रहेंगे। और जब व्हाइल लूप में दिया गया एक कंडीशन गलत हो जाएगा तो तब उस व्हाइल लूप स्टेटमेंट के बॉडी में जितने भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होंगे, जो भी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होंगे, वो एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा। इसका मतलब हमने ये समझा कि व्हाइल लूप स्टेटमेंट एक ऐसा रिपीटेशन स्टेटमेंट है जो कि ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीटेडली एग्जीक्यूट तब तक करता है जब तक उसका कंडीशन सही हो रहा होगा। और जब उसका कंडीशन गलत हो जाएगा तो वो उसके बॉडी के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं उसको और एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। ओके, so the control condition is playing a major role here in while loop statement. वही लिखा है, द व्हाइल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटेडली एज लॉन्ग एज द कंट्रोल कंडीशन ऑफ द लूप इज ट्रू। तो व्हाइल लूप स्टेटमेंट में हम एक कंडीशन यूज करते हैं, जब तक वो कंडीशन सही होता रहता है तब तक उसके बॉडी में जो ब्लॉक ऑफ कोड है या फिर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं वो रिपीटेडली एग्जीक्यूट होते रहते हैं। कब तक? जब तक कंडीशन हमारा सही हो रहा होता है। So, the control condition of the while loop is executed before any statement inside the loop is executed. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, while loop में एक कंडीशन लेते हैं। वो कंडीशन पहले चेक होता है, अगर वो कंडीशन सही है तब जाके while loop के बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं। ओके, आफ्टर ईच इटरेशन, इटरेशन मतलब क्या, रिपीटेशन। जैसे कि एक बार हमने इस बॉडी के स्टेटमेंट्स को, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया, अगेन हम ऊपर जाएंगे, अगेन वी विल चेक द कंट्रोल कंडीशन। ओके, इफ द कंडीशन बिकम्स ट्रू then we will repeat the same statements execution again, and this process will goes on as long as the condition becomes true. तो यही सेम प्रोसेस चलता रहेगा जब तक हमारा कंडीशन सही होता रहेगा। ओके, एंड व्हेन द कंडीशन बिकम्स फॉल्स, जब कंडीशन गलत हो जाएगा, then the statement in the body of the loop are not executed, then जो व्हाइल लूप के बॉडी में जो स्टेटमेंट्स हैं वो स्टेटमेंट और एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगे अगर व्हाइल लूप का कंडीशन गलत होता है। एंड देन द कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड टू द स्टेटमेंट इमीडिएटली फॉलोइंग द बॉडी ऑफ द व्हाइल लूप। देन उस व्हाइल लूप के बाद, व्हाइल लूप के बॉडी के बाहर नेक्स्ट जो स्टेटमेंट होगा वो नेक्स्ट स्टेटमेंट फिर एग्जीक्यूट होना शुरू होगा। तो अभी तक हमने इतना समझा कि सपोज हमारे पास एक व्हाइल लूप स्टेटमेंट है जहां पे हमें कुछ कंडीशन हम लिए होते हैं, जब तक वो कंडीशन सही होता रहता है तब तक उस व्हाइल लूप स्टेटमेंट के बॉडी में जो भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होता रहता है रिपीटेडली। ओके, और जब ये कंडीशन गलत हो जाता है तो उस व्हाइल लूप के बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो स्टेटमेंट और एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगे, और उस बॉडी के बाहर नेक्स्ट जो स्टेटमेंट होगा वो नेक्स्ट स्टेटमेंट के पास कंट्रोल शिफ्ट हो जाएगा और नेक्स्ट स्टेटमेंट फिर एग्जीक्यूट होना शुरू होगा। ओके, यही कॉन्सेप्ट अभी तक हमने समझा। इफ द कंडीशन ऑफ द व्हाइल लूप इज इनिशियली फॉल्स, सपोज व्हाइल लूप में जो कंडीशन हमने दिया है वो कंडीशन अगर इनिशियली,
मतलब शुरू से ही अगर वो कंडीशन गलत हो जाता है तो क्या होगा? अगर शुरू से ही गलत हो जाता है तो व्हाइल लूप के बॉडी में जो भी स्टेटमेंट्स हैं उन स्टेटमेंट्स को हम एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। कब? अगर व्हाइल लूप का कंडीशन शुरू से ही इनिशियली अगर गलत हो जाता है तो। ओके। और एक सिचुएशन भी आ सकता है, the statement within the body of while loop must ensure that the condition eventually becomes false, otherwise the loop will become an infinite loop। और एक चीज भी हमें ध्यान देना है कि while loop के बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट हम यूज किए हैं वो स्टेटमेंट रिपीटेडली एग्जीक्यूट होते वक्त इस चीज का भी ध्यान दे कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जब हमारा अ, जो हमारा मतलब जितना बार हम चाहते हैं उतना बार एग्जीक्यूट होने के बाद जब हम चाहते हैं कि हमारा कंडीशन गलत होके व्हाइल लूप स्टेटमेंट का रिपीटेशन बंद हो जाए, तो उस हिसाब से हमें बॉडी में स्टेटमेंट्स को यूज करना पड़ेगा। अदरवाइज हमारा दिया गया कंडीशन में भी ऐसा हो सकता है कभी भी गलत ना हो, जिसके वजह से इनफाइनाइट लूप बन जाएगा, जिसके वजह से ये लूप कभी भी रिपीटेशन को खत्म ही नहीं करेगा, कंटिन्यूअसली ऐसे ही चलते रहेगा। तो जिसके वजह से कोई एरर तो जनरेट नहीं होगा, पर जिस तरह का आउटपुट हम एक्सपेक्ट करते हैं उस तरह का आउटपुट हमें नहीं मिल पाएगा, जिस तरह के एरर को हम बोलते हैं लॉजिकल एरर। इनफाइनाइट लूप अगर हम जनरेट कर लेंगे गलती से अगर सही तरह के स्टेटमेंट व्हाइल लूप के बॉडी के अंदर हम नहीं लिखते, तो जिसके वजह से लॉजिकल एरर होने के भी चांसेस हमें देखने को मिल सकते हैं। ओके। सो अभी तक इतना तो क्लियर हो गया होगा कि ये व्हाइल लूप स्टेटमेंट क्या है, व्हाइल लूप स्टेटमेंट को हम किस तरह से यूज करते हैं। अभी हम उसका फ्लो चार्ट डायग्राम देखते हैं उसको और थोड़ा डिटेल में समझने के लिए। जैसे कि सबसे पहला काम हमारा क्या है? इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइज करना। मतलब सपोज एक वेरिएबल हम लिए हैं, उस वेरिएबल को इनिशियलाइज करना, उसको कुछ वैल्यू देना। उसको वैल्यू देने के बाद फिर व्हाइल लूप में हम एक कंडीशन लिए होते हैं, वो कंडीशन हम चेक करते हैं, है कि नहीं? जब तक वो कंडीशन सही होता रहेगा तो व्हाइल लूप के बॉडी में जो स्टेटमेंट्स हैं वो स्टेटमेंट्स रिपीटेडली एग्जीक्यूट होते रहेंगे और बार बार कंडीशन चेक होता रहेगा। जब तक कंडीशन सही होता रहेगा तब तक उसके बॉडी के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रहे होंगे, और जब उसका कंडीशन गलत हो जाएगा तब हम उसके बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं उसको और एग्जीक्यूट ना करके व्हाइल लूप स्टेटमेंट से बाहर जंप करके आ जाएंगे, एंड व्हाइल लूप स्टेटमेंट के बाहर नेक्स्ट जो स्टेटमेंट होगा उस स्टेटमेंट को हम एग्जीक्यूट करना शुरू करेंगे एंड तक, देन हमारा एग्जीक्यूशन स्टॉप होगा। ओके। तो ये व्हाइल लूप स्टेटमेंट को अगर हमें हमारे प्रोग्राम में यूज करना है तो उसका सिंटेक्स हमें आना चाहिए। तो उसका सिंटेक्स जैसे कि हम स्क्रीन में देख सकते हैं, उसका सिंटेक्स व्हाइल जो भी कंडीशन हमें देना है वो टेस्ट कंडीशन, देन अगर ये कंडीशन सही होता है तो कौन से स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे उसको बोलते हैं बॉडी ऑफ व्हाइल। वो हम प्रॉपर इंडेंटेशन देख के डिफाइन करने वाले हैं। ओके। तो सिंटेक्स आई थिंक सबको समझ आ गया होगा, बहुत ही सिंपल सिंटेक्स है। तो अभी हम क्या करेंगे, दो प्रोग्राम के एग्जांपल्स कंसीडर करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट हमें और ज़्यादा आसान तरीके से समझ आ जाए, जिसके वजह से हम इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके और भी अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स इन फ्यूचर हम लिख सकें। ओके। तो जैसे कि ये पहला क्वेश्चन हमें बोला है कि राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स यूजिंग व्हाइल लूप स्टेटमेंट। जैसे कि इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं व्हाइल लूप स्टेटमेंट का यूज किया गया है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर जो कि 1 से लेके 5 तक है उसको प्रिंट करने के लिए इस प्रोग्राम को लिखा गया है। ओके। इस प्रोग्राम के थ्रू हमें इस तरह से आउटपुट मिलेंगे। तो इसे ये जो प्रोग्राम हम यहाँ पे देख रहे हैं, चलिए हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट हमें और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाए। जैसे कि हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था यहाँ पे कि राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स यूजिंग व्हाइल लूप। व्हाइल लूप यूज करके हमें फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स को प्रिंट करने के लिए बोला गया था। तो उसको हम व्हाइल लूप यूज करके कैसे सिंपल तरीके से कर सकते हैं वो देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम एक पाइथन प्रोग्राम फाइल बना लेते हैं, जबकि ये हमारे सेकेंड चैप्टर का 10 नंबर प्रोग्राम है। तो 10 नंबर प्रोग्राम का एक फाइल पहले हम क्रिएट कर लेंगे। फाइल टैब में जाएंगे, देन न्यू फाइल में जाएंगे, न्यू फाइल में जाके न्यू फाइल ओपन होगा तो न्यू फाइल में फाइल टैब में जाके सेव एज ऑप्शन में क्लिक करेंगे, एंड सेव एज ऑप्शन में क्लिक करने के बाद वहाँ पे हम इस प्रोग्राम फाइल को सेव कर लेंगे। जैसे कि ये हमारा प्रोग्राम नंबर 10 है।
तो प्रोग्राम 210 लिख के .py एक्सटेंशन दे के हम पहले फाइल को सेव कर लिए। तो फाइल को सेव करने के बाद अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोग्राम लिखना शुरू करेंगे। तो जैसे कि हम हमेशा करते हैं, कमेंट्स ऐड करना एक अच्छा हैबिट होता है। तो उस तरीके से कमेंट हम यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं कि ये हमारा इस सेकंड चैप्टर का 10 नंबर प्रोग्राम का एग्जाम्पल है और ये प्रोग्राम किस टॉपिक को लेके है, ये हम लिख सकते हैं। प्रिंट फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर बोला था, हम 100 नेचुरल नंबर्स प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। प्रिंट फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स यूजिंग व्हाइल लूप। तो फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स हम प्रिंट करेंगे बाय यूजिंग व्हाइल लूप। ओके, तो ये कमेंट हमने ऐड कर दिया। अभी हम प्रोग्राम लिखना शुरू करेंगे। तो हमें फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स जबकि प्रिंट करने हैं, तो पहला नेचुरल नंबर हमारा क्या है, 1। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेते हैं काउंट और जिसको हमारा पहला नेचुरल नंबर असाइन कर देते हैं। फिर हम व्हाइल लूप स्टेटमेंट यूज करते हैं। हमारा लूपिंग हम चाहते हैं तब तक कंटिन्यू हो जब तक हम 100 नेचुरल नंबर्स प्रिंट नहीं कर लेते हैं। तो 100 नेचुरल नंबर्स तक हम कैसे पहुंचेंगे? काउंट वेरिएबल का वैल्यू जब तक 100 तक नहीं पहुंच जाता तब तक हमारा लूपिंग स्टेटमेंट का जो बॉडी है वो बॉडी के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते रहेंगे। तो व्हाइल लूप के बॉडी के अंदर हम डिफाइन करेंगे, व्हाइल लूप का बॉडी है, व्हाइल लूप के बॉडी के अंदर हम डिफाइन करेंगे प्रिंट स्टेटमेंट। वो पहले काउंट वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट करेगा जो कि 1 है कि नहीं। उसके बाद हम 2 प्रिंट करना चाहते हैं। तो 2 प्रिंट करने के लिए हमें काउंट वेरिएबल के वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम एडिशन एंड असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में जो डिस्कस किए थे, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर के बारे में पढ़ते वक्त, उसको यूज करेंगे। काउंट प्लस इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1। इसका मतलब काउंट वेरिएबल में जो भी वैल्यू है उसके साथ 1 ऐड होगा। 1 ऐड होने के बाद अगेन वो वैल्यू, न्यू वैल्यू काउंट वेरिएबल को असाइन होगा। तो अभी कितना वैल्यू हो जाएगा, 2। अगेन ऊपर जाएंगे, 2 इज लेस देन इक्वल टू 100, तो 2 प्रिंट करेगा, ऐसे 3 प्रिंट करेगा, ऐसे इंक्रीज होते होते 100 तक जाएगा। एंड 100 लेस देन इक्वल टू 100 सही है, तो जिसके वजह से वो 100 वैल्यू प्रिंट करेगा। उसके बाद जब हम काउंट का वैल्यू इंक्रीज करेंगे, 101 होगा। अगेन यहाँ पे जो काउंट का कंडीशन है वहां पे जाके चेक करेगा कि 101 लेस देन इक्वल टू 100, और उस वक्त हमारा ये जो कंडीशन है ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। एंड कंडीशन फॉल्स होने के बाद उस लूप का जो बॉडी वाला पार्ट है जहां पे स्टेटमेंट्स हैं वो स्टेटमेंट्स और एग्जीक्यूट नहीं होंगे। उसके बाद अभी जहां हमारा कर्सर है वहां पे अगर कोई नेक्स्ट स्टेटमेंट होता व्हाइल लूप स्टेटमेंट के बाद, तो वो एग्जीक्यूट होता। अगर वहां पे कोई स्टेटमेंट नहीं है तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन क्या होगा, यहाँ पे हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा। ओके, और तब तक हमें हमारा डिजायर्ड आउटपुट फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स मिल चुका होगा। ओके, तो प्रोग्राम तो हमने लिख लिया, इसको हम सेव कर लेते हैं बाय यूजिंग शॉर्टकट की CTRL+S। ओके, या फिर फाइल टैब में जाके भी सेव ऑप्शन में क्लिक करके भी सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद हम अभी इसको रन करके देखेंगे। शॉर्टकट की F5 यूज कर सकते हैं या फिर रन टैब में क्लिक करके रन मॉड्यूल में क्लिक कर सकते हैं। तो अगर कोई सिंटेक्स एरर होगा तो वो सिंटेक्स एरर हमें दिखा देगा, अगर सिंटेक्स एरर नहीं होगा तो डिजायर्ड आउटपुट हमें यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा, जैसे कि हमें यहाँ पे प्रोवाइड कर चुका है। 1 से लेके 100 तक फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स एज ए आउटपुट हमें यहाँ पे मिल चुका है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो आई थिंक ये प्रोग्राम का एग्जाम्पल जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया बहुत ही सिंपल तरीके से समझ आ गया होगा सबको। तो आज की क्लास का पहला प्रोग्राम जो था वो तो हमने प्रैक्टिकली भी देख लिया। अभी नेक्स्ट प्रोग्राम में आते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम में क्वेश्चन हमें क्या बोला है, प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टर ऑफ ए होल नंबर यूजिंग व्हाइल लूप। ओके, व्हाइल लूप यूज करके हमें एक होल नंबर का फैक्टर फाइंड करना है। तो ये फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है, व्हाट इज फैक्टर? जैसे कि सपोज मेरे पास एक नंबर है 12, तो 12 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 6, है कि नहीं, और 12 खुद।
फैक्टर मतलब क्या कि ये पर्टिकुलर नंबर को हम कौन-कौन से नंबर्स के माध्यम से डिवाइड कर सकते हैं। 1 से डिवाइड हो सकता है और खुद से डिवाइड हो सकता है। सारे नंबर्स 1 से डिवाइड हो सकते हैं, खुद से डिवाइड हो सकते हैं। तो ये 2 फैक्टर तो कॉमन कॉमन होता है। उसके बाद और कौन-कौन, फिर 1 के बाद 2 से डिवाइड करके देखेंगे, 2 से अगर डिवाइड होता है तो 2 भी उसका फैक्टर है। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड होता है तो 3 उसका फैक्टर है। 4 से डिवाइड करके देखेंगे, 4 से डिवाइड हो रहा है तो 4 भी उसका फैक्टर है। 5 से डिवाइड किए, डिवाइड नहीं हुआ तो 5 उसका फैक्टर नहीं है। फिर हमने 6 से डिवाइड किया, तो 6 से डिवाइड हो रहा है तो 6 उसका फैक्टर है। फिर 7, 8, 9, 10, 11 वहाँ तक देखा हमने, तो और किसी से डिवाइड नहीं हुआ, तो वो सब उसके फैक्टर नहीं है। फिर एक नंबर खुद ही खुद से डिवाइड हो सकता है, तो वो उसका फैक्टर है। तो इस एग्जाम्पल से एक चीज हमें समझना पड़ेगा पहले कि एक नंबर का जो सबसे पहला फैक्टर है वो 1 है एंड सबसे लास्ट फैक्टर जो है वो नंबर खुद है। ये तो क्लियर है। फिर बाकी जो बीच के फैक्टर्स निकलते हैं, ये सारे फैक्टर्स हमें कैसे मिलेंगे? जैसे कि नंबर हमारा यहाँ पे क्या था? 12, और वही खुद नंबर को छोड़ के बाकी जो नंबर हैं, उनमें से हाईएस्ट फैक्टर कितना है? 6। तो ये जो 6 है, ये कैसे मिला हमें? अगर हम 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, 12 का आधा निकालेंगे, तो उसका नंबर कितना है? 6। तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट यहाँ से हमें ये समझना पड़ेगा कि जब भी हम एक नंबर का फैक्टर फाइंड करते हैं, तो उसका फैक्टर जो हाईएस्ट फैक्टर होगा, मतलब वो नंबर खुद जो है उसको छोड़ के उसका जो हाईएस्ट फैक्टर होगा, वो उस नंबर का जो आधा नंबर है, मैक्सिमम वहां तक ही जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 12 का आधा है 6, तो उसी नंबर को छोड़ के जो हाईएस्ट फैक्टर है वो 6 से 6 से आगे जाने वाला नहीं है। ऐसा कोई भी एग्जाम्पल कंसिडर कर लो, कोई भी नंबर कंसिडर कर लो, एनी नंबर। जैसे कि हम कंसिडर करते हैं 30। 30 का आधा कितना है? 15, है कि नहीं? तो 30 का आधा कितना है? 15। तो अभी हम 30 का फैक्टर निकालते हैं। तो एक फैक्टर तो 1 है, एक फैक्टर तो 30 है, वो छोड़ देते हैं। इन दोनों को छोड़ के अभी हाईएस्ट फैक्टर 15 से ज्यादा क्रॉस नहीं करेगा, देखना। ओके। तो 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 फैक्टर है। 3 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं? क्या 4 से डिवाइड हो सकता है? नहीं। तो 4 नहीं है। 5 से डिवाइड हो सकता है, 6 से डिवाइड हो सकता है, 7 से नहीं हो सकता, 8 से नहीं हो सकता, 9 से नहीं हो सकता, 10 से हो सकता है, 11 से नहीं हो सकता, 12 से नहीं हो सकता, 13 से नहीं हो सकता, 14 से नहीं हो सकता, 15 से हो सकता है। उसके बाद 16, 17, 18, 19, 20 अप टू 29, और किसी के साथ भी डिविजिबल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब हाईएस्ट फैक्टर हमें कितना मिला यहाँ पे? वो नंबर खुद को छोड़ के हाईएस्ट फैक्टर हमें कितना मिला? 15, और जो कि क्या है? 30 का आधा है। तो यहां से हमें क्लियर इतना तो हो गया कि अगर हमें किसी भी नंबर का फैक्टर फाइंड करना है, तो पूरा उस नंबर तक हमें 1 से लेके उस नंबर तक डिवाइड करते करते जाके चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। उस नंबर का आधा जितना है उतना हम निकाल देंगे, और 1 तो फैक्टर है ही, 2 से लेके उस नंबर 15 तक हम डिवाइड करते करते जाएंगे, तो उसके अंदर ही हमें फैक्टर मिल जाएंगे, जिसके द्वारा हमारा टास्क आधा हो गया कि नहीं? मतलब अभी मैं 16, 17, 18 अप टू 29 तक डिवाइड करते करते जाता, जबकि मुझे पता ही है कि वहां से मुझे फैक्टर नहीं मिलने वाले। चाहे जितना भी बड़ा नंबर हो, उसके आधे से ज्यादा में हमें फैक्टर नहीं मिलने वाले। तो हमें ज्यादा वहां आधे से ज्यादा नंबर्स को हमें डिवाइड करके हमारा जो टाइम क्यों वेस्ट करना है, ज्यादा टाइम क्यों कंज्यूम करना है? तो इस तरह के लॉजिक को हमें समझना पड़ेगा जब भी हम कोई प्रोग्राम को करते हैं। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा कि किसी भी नंबर का जब हम फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, तो इस लॉजिक के ऊपर ध्यान देंगे कि जिस भी नंबर का फैक्टर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, उसका पहला फैक्टर तो 1 है, तो उसको और फाइंड करने की जरूरत नहीं है, उसको डायरेक्टली हम प्रिंट कर देंगे, है कि नहीं? तो हमारा प्रोग्राम देखते हैं थोड़ा, उसको प्रैक्टिकली देखेंगे। पहले तो यूजर से हमने एक नंबर इनपुट ले लिया, जबकि हमें पता है कि उसका फर्स्ट फैक्टर 1 है, तो हमने 1 ऑलरेडी लिख के प्रिंट कर दिया। और जैसे कि हमने प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट के बारे में जब पढ़ा था, तो प्रिंट स्टेटमेंट में हम 3 तरह के पैरामीटर्स रख सकते हैं। एक होता है वैल्यू, और एक होता है सेपरेटर, और एक होता है एंड। मतलब किस तरह से हम एंड करना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट एंड क्या होता था?
न्यू लाइन में चला जाता था। पर यहाँ पे जब हम चाहते थे कि न्यू लाइन में ना जाके सेम लाइन में नेक्स्ट प्रिंट करे स्टेटमेंट को, तो इसीलिए हमने यहाँ पे एंड स्टेटमेंट यूज करके यहाँ पे ब्लैंक स्पेस लिया है कि वो 1 को प्रिंट करने के बाद वही सेम लाइन में रहे ब्लैंक स्पेस ऐड करके। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करना शुरू करेंगे, हमारा फैक्टर 2 से हम फाइंड करना शुरू करेंगे। तो इसीलिए फैक्टर वेरिएबल में हमने वैल्यू ले लिया 2, क्योंकि हम 2 से डिवाइड करते करते उस नंबर के आधे तक पहुंचना चाहते हैं, चेक करने के लिए कि क्या क्या फैक्टर्स हैं उस नंबर का। तो जैसे कि मैंने बोला कि फैक्टर 2 से डिवाइड करना शुरू करते करते कहां तक जाएंगे, नंबर के आधे तक हम डिवाइड करते करते जाएंगे। ओके, चेक करेंगे कि जो नंबर है, नंबर के आधे तक हम जाने वाले हैं। चेक करेंगे कि जो नंबर है, नंबर हमारा क्या है 30, तो उसको पहले हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। तो नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 0 आया, तो वो हमारा फैक्टर है। फिर ऊपर जाएंगे, फिर ऊपर जाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमने डिवाइड कर दिया तो हमें फैक्टर मिल गया। तो अगर हमें फैक्टर मिल गया तो उस फैक्टर को सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस फैक्टर को सबसे पहले हम प्रिंट कर देंगे। तो हमने प्रिंट कर दिया 2, 1 के बाद हमने प्रिंट कर दिया 2। फिर हमने और एक स्पेस ऐड किया ताकि हम चाहते हैं नेक्स्ट फैक्टर वही सेम लाइन में आए, है कि नहीं। उसके बाद हम इफ स्टेटमेंट के बाहर आ जाएंगे। तो इफ स्टेटमेंट के बाहर आए हैं बोल के कैसे पता चलेगा, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक इंडेंटेशन डिक्रीज कर दिया है। तो ये फैक्टर वाला जो स्टेटमेंट है ये व्हाइल लूप के बॉडी के अंदर आता है, इफ स्टेटमेंट के बॉडी के अंदर नहीं आता। इफ स्टेटमेंट के बॉडी के अंदर ओनली ये प्रिंट स्टेटमेंट आ रहा है। फिर हम क्या करेंगे, फैक्टर के वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। 2 से तो हमने डिवाइड कर लिया, अभी 3 से डिवाइड करने की बारी है। तो 3 से हम डिवाइड करेंगे, 3 15 से कम है, तो चेक करेंगे कि 30 क्या 3 से डिवाइड हो रहा है, तो हम फिर नेक्स्ट प्रिंट कर लेंगे 3, है कि नहीं। उसके बाद फिर फैक्टर का वैल्यू इंक्रीज करेंगे 4, क्या 4 से डिवाइड होके 0 के साथ बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे कंडीशन सही नहीं हो रहा, तो हम यहाँ पे प्रिंट नहीं करेंगे। प्रिंट ना करके अगेन फैक्टर के वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, अगेन फैक्टर के वैल्यू को इंक्रीज करके हम फिर कंडीशन चेक करेंगे। फिर 5 आता है, फिर 5 के साथ डिवाइड करेगा, डिवाइड हो रहा है, फिर 5 प्रिंट करेगा। तो इस तरीके से ये रिपीटिशन चलता रहेगा। कब तक रिपीटिशन चलता रहेगा, नम बाय 2 तक। अगर नंबर हमारा 30 है तो उसके आधे तक 15 तक डिवाइड करते करते जाएगा। ओके, 2 से लेके 15 तक डिवाइड करते करते जाएगा, जिसमें से जिस जिस नंबर से डिविजिबल हो रहा है उस नंबर को वो प्रिंट करते करते जाएगा। तो 1 तो प्रिंट हो गया, फिर 2 से लेके 15 तक जितने भी डिविजिबल वाले नंबर थे, जितने भी फैक्टर्स थे, वो तो प्रिंट हो गए। अभी बस लास्ट एक वैल्यू हमें प्रिंट करना है, वो क्या है, वो नंबर खुद, क्योंकि हर एक नंबर खुद से डिविजिबल होता है कि नहीं। तो उसके लिए और एक स्टेटमेंट हम लिख लेंगे व्हाइल लूप स्टेटमेंट के बाहर आके। यहाँ पे हमने एक इंडेंटेशन कम कर दिया, तो इसका मतलब हम व्हाइल लूप स्टेटमेंट के बाहर आ चुके हैं, और वहां पे हमने उसी नंबर को ही प्रिंट कर लिया, बिकॉज एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। तो लास्ट में वो नंबर 30 भी प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट कि यहाँ पे हमें फैक्टर को कैसे फाइंड करना है, एंड सारे नंबर्स से डिवाइड ना करके कैसे आधे नंबर्स, जिस भी नंबर का फैक्टर हम फाइंड कर रहे हैं, कैसे आधे नंबर से डिवाइड करके हम फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं, और हमारे टाइम को ज़्यादा कंज्यूम ना करके कैसे सेव कर सकते हैं। आई थिंक बहुत ही आसान तरीके से समझ आ तो गया होगा, और हमें इसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए हमें इसका प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। तो हम इसको प्रैक्टिकली करके थोड़ा देखते हैं, इस कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा डीपली क्लियर करने के लिए। ओके, तो क्वेश्चन क्या बोला था हमें, जैसे कि हम देख सकते हैं क्वेश्चन हमें बोला गया है कि राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ ए होल नंबर यूजिंग व्हाइल लूप। व्हाइल लूप यूज करके हमें कोई भी नंबर यूजर इनपुट करेगा, उस नंबर के जितने भी फैक्टर्स हैं वो फैक्टर्स हमें फाइंड करने पड़ेंगे। तो कॉन्सेप्ट तो मैंने समझा दिया है, उसको हम प्रैक्टिकली कैसे प्रोग्राम में इंप्लीमेंट कर सकते हैं उस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देंगे। उसके लिए सबसे पहले एक प्रोग्राम फाइल हम क्रिएट कर लेते हैं। तो प्रोग्राम फाइल को हम पहले सेव कर लेते हैं। तो जैसे कि ये हमारा 11th नंबर प्रोग्राम है इस चैप्टर का, तो 211 देके डॉट पी वाई स्मॉल में एक्सटेंशन देके हमने इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद अभी नॉर्मल चीज़ जो हम करते हैं वो है पहले कमेंट्स ऐड करना, कि ये
जैसे कि ये 11th नंबर एग्जाम्पल है, तो एक कमेंट ऐड कर लिया हमने। और एक कमेंट हम ऐड करते हैं कि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं इस प्रोग्राम में। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ ए नंबर यूजिंग व्हाइल लूप। हमें एक नंबर का फैक्टर्स फाइंड करना है व्हाइल लूप को यूज करके। तो सबसे पहला टास्क हमें क्या करना चाहिए, पहले हम यूजर से नंबर इनपुट लेंगे। यूजर से नंबर इनपुट लेके उसको एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, है कि नहीं। तो यूजर से एक नंबर इनपुट लेने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, इनपुट मेथड। वहां पे एक प्रॉम्प्ट हम दे देंगे यूजर को कि एंटर ए नंबर टू फाइंड इट्स फैक्टर। ओके, तो इस तरीके से हम एक प्रॉम्प्ट दे देंगे यूजर को। तो यूजर क्या करेगा, एक नंबर इंसर्ट करेगा, बट इनपुट मेथड उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। पर हमें नंबर चाहिए किस में, इंटीजर में। तो इसीलिए फिर हम यहाँ पे टाइप कास्टिंग या फिर टाइप कन्वर्जन मेथड यूज करके हम यहाँ उसको क्या करेंगे, इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे। इंटीजर में कन्वर्ट होके वो नंबर जाके नम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ओके, तो किसी भी नंबर का हम फैक्टर निकालें तो उस नंबर का सबसे पहला फैक्टर क्या होता है, 1। तो सबसे पहला फैक्टर जो है 1, उसको हम प्रिंट कर लेते हैं। नॉर्मली कोई भी नंबर हम इनपुट करें उसका पहला फैक्टर 1 होगा ही होगा, है कि नहीं। तो 1 हमने नॉर्मली ले लिया। उसके बाद हम जानते हैं प्रिंट स्टेटमेंट में हम सेम लाइन में फैक्टर्स को प्रिंट करना चाहते हैं, चाहे तो नीचे नीचे प्रिंट कर सकते हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट नीचे नीचे प्रिंट होता है, पर हम चाहते हैं सेम लाइन में प्रिंट हो। तो इसीलिए जो एंड पैरामीटर है, एंड पैरामीटर का वैल्यू वहां पे हम दे देते हैं ब्लैंक स्पेस। ओके, ये लाइन क्लियर हो गया सबको। तो ये लाइन क्लियर होने के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, जबकि 1 उसका फैक्टर है वो तो हमने नॉर्मली मैनुअली प्रिंट कर दिया, पर 2 से हमें डिवाइड करते करते प्रिंट करना पड़ेगा। तो हम 2 फैक्टर है या नहीं, 3 फैक्टर है या नहीं, वो चेक करना हम कौन से नंबर से शुरू करेंगे, 2 से। किसी भी नंबर का फैक्टर हम कहां से डिवाइड करते चेक करते करते जाएंगे, 2 से डिवाइड करते करते जाएंगे। पर डिवाइड करते करते हम कहां तक जाएंगे, जिस भी नंबर का हमें फैक्टर निकालना है उसके आधे तक जाएंगे, है कि नहीं। उसके आधे नंबर तक हम डिवाइड करेंगे। जैसे कि फैक्टर का वैल्यू जो है, मतलब 2 उसका फैक्टर है या नहीं, 3 उसका फैक्टर है या नहीं, तो वो फैक्टर वैल्यू को हम इंक्रीज करते करते कहां तक लेके जाएंगे, जिस भी नंबर का हमें फैक्टर फाइंड करना है उसके आधे तक। ओके, उसके आधे तक हमें लेके जाना है। उसके आधे तक, जैसे कि अभी फैक्टर का वैल्यू 2 है, तो हम क्या करेंगे, 2 लेस देन इक्वल टू, सपोज नंबर मैंने इनपुट किया है 6, 2 लेस 6 का आधा कितना है, 3, है कि नहीं। सो 2 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन सही है, तो अंदर आएंगे। अंदर में हम क्या करेंगे, सारे तो फैक्टर्स नहीं है, हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज करेंगे कि अगर हमारा जो नंबर है उसको जब हम डिवाइड करते हैं किसके साथ, फैक्टर वैल्यू के साथ। जैसे कि अब फैक्टर वैल्यू हमारा 2 है, नम हमारा 6 है, 6 अगर 2 से डिवाइड होता है और डिवाइड होने के बाद अगर उसका रिमाइंडर जो है वो 0 के साथ बराबर होता है, इसका मतलब ये जो फैक्टर वैल्यू अभी है वो इस नंबर का फैक्टर है। ओके, तो हम वहां पे प्रिंट कर लेंगे कि हाँ, ये फैक्टर जो है ये इस नंबर के लिए सही है। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर जो प्रिंट करेगा, हम चाहते हैं वही सेम लाइन में प्रिंट हो, इसीलिए हमने वहां पे ब्लैंक स्पेस कंसीडर कर लिया। उसी तरीके से हमें फिर नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, इफ कंडीशन तो फैक्टर प्रिंट कर दिया, अगर ये डिवीजन सही होता है तो फिर हम क्या करेंगे, इफ ब्लॉक के बाहर आ जाएंगे और वहां पे फैक्टर के वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। 2 से तो हमने डिवाइड करके चेक कर लिया, अभी हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। 3 से डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करने के लिए हमें फिर फैक्टर के वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने फैक्टर प्लस इक्वल टू 1 लिखा, जिसका मतलब है फैक्टर इक्वल टू फैक्टर प्लस 1। तो हमारा फैक्टर का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, फैक्टर का वैल्यू हो जाएगा अभी 3। सो 3 लेस देन इक्वल टू 3, तो 3 3 के साथ बराबर है, कंडीशन सही है। अगेन अंदर आएंगे तो नम हमारा कितना है, 6, 6 को हम 3 से डिवाइड करेंगे
अगर उसका रिमाइंडर 0 के साथ बराबर होता है तो वो भी प्रिंट हो जाएगा। तो आउटपुट हमारा अभी 1 तो पहले से प्रिंट हुआ था, 2 प्रिंट हो गया था, 3 भी प्रिंट हो गया। ओके, तो 6 का आधा कितना है? 3। अभी नेक्स्ट फैक्टर का वैल्यू हम फिर इंक्रीज करेंगे, हो जाएगा 4। सो 4 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन इज फॉल्स। तो उसके बाद व्हाइल लूप स्टेटमेंट का बॉडी जो है वो और एग्जीक्यूट नहीं होगा, वहां से जंप करके हम बाहर आ जाएंगे। ओके, बाहर आ गए, हम हमारे कर्सर को देख सकते हैं, बाहर आ गए। बाहर आने के बाद वहां पे हम क्या करेंगे, अभी तक देखो 6 का जो फैक्टर्स थे, 1 तो बाय डिफॉल्ट है वो प्रिंट हो गया, 2 3 प्रिंट हो गया। यहाँ पे दिमाग में क्वेश्चन अगर आ रहा है कि 4 उसके बाद हमने 3 के बाद क्यों चेक नहीं किया, 4 को चेक करना चाहिए, 5 को चेक करना चाहिए था। कोई भी नंबर का फैक्टर जब हम निकालते हैं, जैसे कि मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, कोई भी एक नंबर आप कंसीडर कर लो एंड उसका हाफ डिवाइड कर लो, हाफ कर लो, और हाफ के बाद जो नंबर आता है, जैसे कि 30, 30 का हाफ 15, 15 के बाद कोई भी नंबर कंसीडर कर लो, 16 से लेके 29 तक कोई भी नंबर उसके फैक्टर्स नहीं होंगे। तो इसीलिए टास्क को अननेसेसरी एक्सटेंड करने से बदले उसको रिड्यूस करने के लिए हमने इस मेथड को यूज किया। ओके, जितना ज्यादा प्रॉपर लॉजिक हम यूज करेंगे हमारे प्रोग्राम में, हमारा प्रोग्राम उतना ही लेस टाइम कंज्यूमिंग होगा एंड उतना ही सिंपल होगा। तो जितना भी फैक्टर निकलना था फैक्टर निकल गया। उसके बाद जो नंबर का फैक्टर हम निकाल रहे हैं वो नंबर खुद ही उसका फैक्टर है कि नहीं? तो उसको भी तो प्रिंट करना है। तो हम व्हाइल लूप के बाहर आ जाके नम को प्रिंट करेंगे। नम को प्रिंट करने के बाद वहां पे हम उसको उसी लाइन में एंड कर सकते हैं या फिर उसको न्यू लाइन में मूव कर सकते हैं, नो इशू। हम उसी को उसी लाइन में ही एंड करेंगे। ओके, इतना हो गया हमारा प्रोग्राम। अभी इसको हम सेव कर सकते हैं बाय यूजिंग शॉर्टकट की CTRL+S। तो यहाँ पे एक छोटा सा नंबर था जिसका एग्जाम्पल मैंने कंसिडर किया, जो था 6। उसी तरीके से कोई भी बड़ा नंबर कंसिडर कर लो, कोई भी बड़ा नंबर, जैसे कि 100 का मुझे फैक्टर निकालना है। तो अगर मैं 1 से लेके 100 तक सारे नंबर्स को 100 के साथ डिवाइड करते करते चेक करूं कि कौन सा डिवाइड हो रहा है कौन सा नहीं, देन इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग। सबसे सिंपल है, 1 तो उसका फैक्टर होगा ही होगा, 1 प्रिंट कर दो। देन 2 से हम डिवीजन करना शुरू करेंगे तो फैक्टर वैल्यू 2 ले लो। फिर 100 का हमें फैक्टर निकालना है तो 100 का आधा निकाल लो। 100 का आधा कितना? 50। तो फैक्टर का वैल्यू 2 से लेके अभी हमें और 100 तक डिवाइड करते करते नहीं जाना है, 2 से 50 तक डिवाइड करते करते जाओ, और जो जो भी फैक्टर वैल्यू नम को डिवाइड करके रिमाइंडर 0 दे रहे होंगे उन वैल्यूज को प्रिंट कर दो, क्योंकि वो उस नंबर के फैक्टर्स हैं। और 50 के बाद जितने भी नंबर हैं, 51, 52, 53 अप टू 99, कोई भी उसके फैक्टर नहीं हो सकते। तो उनको हमें डिवाइड करके टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत थी नहीं, इसीलिए हमने उसका आधा करके उनको एक्सक्लूड कर दिया। फैक्टर का वैल्यू एक एक करके इंक्रीमेंट करके हमने चेक कर लिया। तो 50 तक जितने भी फैक्टर्स थे वो तो मिल गए। अभी वो नंबर खुद ही खुद का फैक्टर है, तो हम व्हाइल लूप के बाहर आके उसी नंबर को ही प्रिंट कर दिए। तो क्या हो गया, उसके सारे के सारे फैक्टर्स जो थे वो हमें एज ए आउटपुट मिल चुका है। तो सेव तो हमने कर लिया। अभी इसको रन करके देखते हैं, अगर कोई सिंटैक्स एरर होता तो दिखाता, कोई सिंटैक्स एरर नहीं है। तो यहाँ पे हमें मांग रहा है कि एंटर ए नंबर टू फाइंड इट्स फैक्टर। तो हम 100 का फैक्टर फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो हमने 100 एंटर किया, तो हम देख सकते हैं उसके फैक्टर हमें मिल रहे हैं। क्या 50 से आगे वाला कोई फैक्टर है? नहीं है। ये उसके फैक्टर्स हैं 1 2 4 5 10 20 25 50 एंड 100। These are the factors of this given number। है कि नहीं? बहुत ही आसान तरीके से समझ आ गया होगा सबको। सो आई थिंक आज के क्लास में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया बहुत ही सिंपल तरीके से सबको समझ आ चुका होगा। सो इसी तरह से नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और भी बहुत से टॉपिक्स। आज के क्लास को हम यही पे एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।